हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल मौर्य आप लोगों का सीरियस आरएस क्लासेस आपके में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल की बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो हम एक चैप्टर उठाते हैं जो कि कक्षा 11वीं का एक पार्ट है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। तो उस चैप्टर को उठाते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो हम देर नहीं करेंगे और अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे और इसके माध्यम से हम अपना रिवीजन भी कर लेंगे और यहाँ तक कि देखेंगे कि नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग साथ में एनसीईआरटी लेकर बैठिएगा। एनसीईआरटी बुक को अपने पास में रखिएगा। जैसे जैसे मैं पढ़ा यहाँ पे बताता जाता हूँ वैसे वैसे अपने एनसीईआरटी की लाइन भी देखते रहिएगा, ठीक। और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स नीचे खुला रहेगा, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं, हाँ भैया यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आता, मुझे बता दीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो आप लोगों को वो पार्ट जरूर बताऊँगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को और अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने बोला है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोले रहिएगा, ठीक, और पढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की। तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन पढ़ने से पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस पृथ्वी पर या समस्त विश्व में जो भी जीव पाए जा रहे हैं, तो वो आखिर जीवित क्यों हैं, या कोई भी वस्तु पाई जा रही है तो उनमें से कुछ चीज़ें निर्जीव हैं और कुछ चीज़ें सजीव हैं। तो उनमें जो सजीव हैं उनमें जीवन कैसे पाया जा रहा है, जो निर्जीव हैं उनमें ऐसा क्या नहीं पाया जा रहा है, तो वो क्या है, निर्जीव हैं। तो बात समझते हैं कि जो इस पृथ्वी पर सभी जीवों में क्या पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है। जो इस पृथ्वी है, समस्त पृथ्वी पर क्या पाया जा रहा है, जो जीव पाए जा रहे हैं उस जीवों में क्या पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है, ठीक। अब ये जीवन कैसे पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, जो ये जीवन है ये जीवन किसमें पाया जाएगा, ये कोशिका में पाया जाता है। अब बोलेंगे सर भैया जी ये कोशिका में ऐसे कौन चीज है कि मैं जीवन पाया जाता है। आप लोग बोलेंगे ना कि मैंने बोला कि समस्त जीवों में क्या पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है। मैंने फिर बोला कि जो जीवन पाया जा रहा है वो किसमें पाया जाएगा, एक कोशिका में पाया जाएगा। तब आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे, रुको मेरा क्वेश्चन है कि ये तो कोशिका, इसके अंदर जीवन हमको नहीं दिख रहा है। भैया देखने की जरूरत नहीं है, कक्षा 9 में पढ़ लिया है कि कोशिका के अंदर जीवन कैसे पाया जाता। तो भी मैं बता दे रहा हूँ, जो ये कोशिका है इसके अंदर जीवन कैसे पाया जा रहा है। ये जो कोशिका है ये 3 चीजों से बना हुआ होता है। क्या, ये कोशिका झिल्ली से बना हुआ होता है, एक कोशिका झिल्ली। दूसरा क्या पाया जा रहा है, कोशिका द्रव्य। और तीसरा क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। कहाँ पाया जा रहा है, इस कोशिका में। ये तीन चीजें मिलके एक नया द्रव्य बनाती हैं, एक नया चीज बनाती हैं जो है जीव द्रव्य, जिसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। इसी जीव द्रव्य के अंदर क्या पाया जाएगा, जीवन पाया जाएगा। अब बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब बोलेंगे सर इस जीव द्रव्य के अंदर जीवन कैसे देखी। बस इतना याद रखना, इस जीव द्रव्य के अंदर क्या होता है, उपापचय की क्रिया होती है। इस जीव द्रव्य के अंदर क्या होती है, उपापचय की क्रिया होती है, जिसके कारण हम जीवित हैं। उपापचय की क्रिया होगी तो उपापचय की क्रिया के माध्यम से हमको क्या मिलेगी, एनर्जी, जिसके कारण हम ताकतवर है, मतलब कि हमारे अंदर शक्ति है, जिसके कारण हम चल फिर सकते हैं। यही कारण है, ठीक। इतनी बात समझ, इस पर नहीं जाने वाले हैं। तो हमारी बात चल रही थी कि जो इस पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। इस पृथ्वी पर जो जीव पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जीव जो पाए जाते थे उसमें क्या मिल रहा था, जीवन मिल रहा था। अब वो जीवन कहाँ मिल रहा था, वो जीवन कहाँ मिल रहा था, इस कोशिका के अंदर मिल रहा था। तो आप लोगों ने पूछा कि भैया जी इस कोशिका में हमको तो जीवन नहीं दिख रहा है। मैंने कहा रुको सबर करो, बता रहा हूँ कि जो ये कोशिका है, इस कोशिका जो है ये 3 चीजों से बना हुआ है। इस कोशिका के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है, कोशिका झिल्ली होता है, दूसरा क्या है, कोशिका द्रव्य होता है, और तीसरा क्या है, केंद्रक होता है। बस समझ नहीं आ रही। तो अब केंद्रक हो गया ना। अब ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक मिलकर क्या बना रहे हैं, जीव द्रव्य बना रहे हैं। अब बोलेंगे कि इसी जीव द्रव्य के अंदर क्या पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, जीवन पाया जा रहा है। अब बोलेंगे है इस जीव द्रव्य के अंदर जीवन कैसे पाया जाता। मैंने कहा वो जो ये जीव द्रव्य है ना, इसमें एक क्रिया होती है, जो कौन सी क्रिया है, उपापचय की क्रिया होती है। इस क्रिया के माध्यम से जीवन दर्शाई जाती है। इतनी बात के लिए आगे चलें, चलो ठीक है। अब बात यहाँ तक पहुँच गई ना, जीव में क्या पाया जा रही है, कोशिका पाई जा रही है। अब दूसरी बात आती है कि कोशिका की खोज किया किसने। आखिर ऐसे कौन से महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कोशिका की खोज कर दी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन एक दुर्भाग्यवश ये था, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कोशिका कैसी थी, मृत थी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो अब हम मृत कैसे मान लेंगे, जो ना मृत का मतलब क्या होता है, मृत का मतलब कि जो कोशिका खोजी थी इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जा रहा था, केवल और केवल क्या पाया जा रहा था, कोशिका भित्ति पाई जा रही थी। केवल और केवल क्या पाई जा रही थी, कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, जिसके कारण ये मृत था। बात समझ में आई। अब देखो जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। अभी मैंने बताया जीव द्रव्य में क्या होता है, उपापचय की क्रिया। अगर उपापचय की क्रिया नहीं होगी तो वो उसमें जीवन नहीं पाया जाएगा, तो वो कैसे हो जाएगी, मृत हो जाएगी। इतना बात समझ में नहीं है। तब बात तो आगे चल गई थी
कि मृत कोशिका की खोज और ठोकने की थी। तो इन्होंने मृत कोशिका की कुछ दिन के बाद कौन आए, एंटोन वॉन लुवेकहॉर्न ने आए और इन्होंने बताया कि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका, इन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बता दिया। कौन बताए, एंटोन वॉन लुवेकहॉर्न ने क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की थी। इतना बात याद रखना, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है, इन्होंने तो खोज कर दी, अब कुछ वैज्ञानिक और आए, धीरे धीरे आगे बात बढ़ चली, जीवित कोशिका की खोज हो गई। अब इसके बारे में इन्होंने एक सिद्धांत आया, वो जो कोशिका का एक सिद्धांत आया, उसके बाद उस सिद्धांत में दो वैज्ञानिक आए थे। कौन आए थे, दो वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन व स्वान आए थे। कौन कौन आए थे, फिर से बोलो, स्लाइडेन व स्वान, दो वैज्ञानिक थे। कितने थे, दो, याद रखना, स्लाइडेन और स्वान थे, जिन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, पूछा जा सकता है, हमें छोड़ना नहीं है। ये भी क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन कर लेने, देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं, हर तरह के हर टाइप के क्वेश्चन को करना है, ठीक। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्लाइडेन व स्वान ने क्या दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने क्या दिया था। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो अपने शब्दों में तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन बनाया करो ना। तो यहाँ पे बनता है कि स्लाइडेन व स्वान ने क्या दिया था, तो उत्तर आता है कि जो स्लाइडेन व स्वान थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही बताया था, कौन बताया था, स्लाइडेन व स्वान ने बताया था कि इस पृथ्वी पर जितने जीव पाए जा रहे हैं, इस पृथ्वी पर जितने जीव पाए जा रहे हैं, समस्त जीवों में क्या पाए जा रहे हैं, कोशिका पाए जा रहे हैं। ये हालांकि अलग अलग बात है, दोनों वैज्ञानिक एक प्राणी वैज्ञानिक थे, एक पादप वैज्ञानिक थे। ये बात अलग है कि एक पादप वैज्ञानिक थे, एक जंतु वैज्ञानिक थे। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में बताया था, दोनों ने ही अपने क्षेत्र में बताया था कि क्या पाया है, कि पौधों में क्या पाया है, कोशिका पाया जाए। नहीं, जो पौधे बने हुए ना, वो कोशिका से निर्मित हैं। और कुछ ने बताया, एक वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्राणी हैं, जंतु हैं, वो भी कोशिका से बने हुए हैं। इन्होंने सम्मिलित रूप से ये बताया कि जंतु व पादप दोनों ही कोशिका से बने हुए हैं। ये तो बता दिया है कौन, स्लाइडेन व स्वान ने। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि स्लाइडेन व स्वान ने क्या बताया था, बन सकता है नहीं बन सकता क्वेश्चन। तो ध्यान रखने की बात ये है कि स्लाइडेन व स्वान ने क्या बताया था। तो हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, स्लाइडेन व स्वान ने ये बताया था कि प्राणी व पादप दोनों ही कोशिका से बने हुए होते हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों से एक क्वेश्चन पूछा गया, एक सवाल पूछा गया, जैसे आप लोग से स्कूल में पूछ लिया जाता है, वैसे इन लोग से भी पूछ लिया गया कि इनसे भी बड़े कुछ स्तर के वैज्ञानिक बैठे हुए थे। इन्होंने जब अपना प्रस्ताव वैज्ञानिक के सामने रखा, तो इनसे पलट के एक क्वेश्चन पूछ लिया गया। अच्छा ये बताओ स्लाइडेन व स्वान कि सभी जीव, प्राणी व पादप सभी के सभी जो है वो कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन जो ये कोशिका है, अब नया कोशिका का निर्माण कैसे होगा, बात समझ में नहीं आ रही। अब नया कोशिका का निर्माण कैसे होगा, तो ये तो नहीं बता पाए, इनका तो लटक गया। अब इन जो सिद्धांत दे रहे थे, इनके सिद्धांत को अधूरा मान लिया गया। क्यों मान लिया, क्योंकि ये तो नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तब इनके बाद एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने इनके सिद्धांत में संशोधन कर दिया। क्या किया, संशोधन किया, इनके सिद्धांत को सुधारा, इनके सिद्धांत में अध्ययन किया। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, इनके सिद्धांत को पढ़ा, समझा, फिर ये अपना सिद्धांत देना स्टार्ट कर दिया और इनके सिद्धांत को सुधार दिया। तो इनके सिद्धांत को सुधारने के लिए कौन आया, रुडोल्फ विर्चु आए। कौन आए, रुडोल्फ विर्चु। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया। ये तो जो पीआईक्यू उठाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया, बात समझ नहीं आ रही है। तो उत्तर आता है रुडोल्फ विर्चु ने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत में संशोधन किया था। बट एक नया क्वेश्चन ऐसे तो भी बन सकता है ना, कैसे बन सकता है, स्लाइडेन व स्वान के सिद्धांतों में संशोधन किसने किया। ध्यान से सुनना, स्लाइडेन व स्वान की कोशिका सिद्धांतों में संशोधन किसने किया। या ऐसे भी बन सकता है कि स्लाइडेन व स्वान के कोशिका सिद्धांत को किसने सुधारा। तो एक ही जवाब आएगा, रुडोल्फ विर्चु। तो रुडोल्फ विर्चु ने क्या किया, इनके सिद्धांत को सुधार दिया। यहाँ से तुम्हारा आंसर बन रहा है, ठीक। तब नेक्स्ट आता है, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है। तो इनकी रुडोल्फ विर्चु ने, अब बात आती है कि इन्होंने बताया कि जब इन्होंने सुधारा तो इन्होंने बताया क्या, उसके सिद्धांत में क्या बताया। तो इन्होंने बताया, इनका जवाब ये था कि जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, उनका निर्माण उसके पुराने स्थित कोशिका थी, जो पुरानी कोशिका थी, उससे हो रही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। कौन बताया, रुडोल्फ विर्चु ने बताया कि जो नई कोशिका बन रही है वो पुरानी कोशिका से बन रही है। किससे बन रही है, पुरानी कोशिका से बन रही है। किसने बताया, रुडोल्फ विर्चु ने बताया। इतना तो बात समझ में आ गई। चलिए आगे। तो इन्होंने संशोधन तो कर दिया और इन्होंने बता दिया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से हो रही है। तो इन्होंने एक सिद्धांत, एक कथन दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ यही है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होता है। ये जो कथन है, ये भी पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, देख लेना एक बार ना। तो हम बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। अब रुडोल्फ विर्चु की बातों में हम अध्ययन करते हैं, उनकी बातों में सोचते हैं। तो सोचना तो पड़ेगा ही, बिना सोचे तो काम नहीं हो। जब तक अपने दिमाग में लगाएं तब तक हमको अपनी एनसीईआरटी समझ में आने वाली नहीं है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। एनसीईआरटी को समझने के लिए क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे और एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करके पढ़ेंगे। हाँ, अब तो बात आ गई कि रुडोल्फ विर्चु ने तो क्या किया था, इन्होंने बता दिया था कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी स्थित कोशिका से हो रहा है। पुरानी स्थित कोशिका से हो रहा है ना। तो हमारे दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर जो कोशिका है उनमें ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा कौन सी चीज घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण वो क्या हो रही है, नई कोशिका को जन्म दे रही है, नई कोशिका को जन्म दे रही है। ऐसे उन कोशिका में हो क्या रहा है कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका बन जा रही है।
तो हम इस बात का उत्तर देखने के लिए देखते हैं, तो इसका जवाब तो मिल जाता है कि जो पुरानी कोशिकाएं थी वो क्या करती हैं, वो विभाजित हो जाती है। क्या होती है? विभाजित होती है। विभाजित होने के बाद एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण कर लेती हैं। जैसे कि जो ये कोशिका है ना, अब ये कोशिका है, ये कोशिका क्या करेगी? ये कोशिका से दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना? अब ये नई कोशिका का निर्माण, जब ये पुरानी कोशिका, इस पुरानी कोशिका से किस कोशिका का निर्माण हो रहा है? नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। वो किस माध्यम से हो रहा है? वो किस माध्यम से? उसमें क्या हो रहा है? उस कोशिका में, उस पुरानी कोशिका में ऐसा क्या हो रहा है कि नई कोशिका को जन्म दे रहा है? इसका उत्तर है कि उस कोशिका में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। एक दूसरा उदाहरण समझिए कि जैसे हम छोटे थे, इतने बड़े थे, इतने बड़े थे जब पैदा हुए थे, जो पेड़ पौधे थे वो भी बहुत छोटे थे, वो धीरे 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 बड़े कैसे हो रहे हैं? हम छोटे थे, इतने बड़े थे, तो हम धीरे 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 बड़े कैसे हो रहे हैं? क्या कारण है? सोचा है कभी? नहीं ना, सोचिएगा। वही कारण है जो जब हम छोटे थे तो हमारे शरीर में बहुत कम संख्या में क्या थी? कोशिका थी। बात समझ में नहीं आई? हमारे शरीर में बहुत कम संख्या में कोशिका थी। अब उस कोशिका को, जब वो कोशिका थी तो वो कोशिका धीरे धीरे विभाजित होती गई, तो हमारे शरीर में कोशिकाओं की संख्या बढ़ती गई, तो हम भी धीरे धीरे बड़े होते चले गए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यही कारण है इस कोशिका में ऐसा क्या हो रहा है? इस कोशिका में क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, जिसके कारण पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब ये होता है, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जो विभाजन हो रहा है, कोशिका विभाजन तो हमने पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ से हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है कि मानव शरीर में जो कोशिका विभाजन का समय है, मानव में जो समय है, कोशिका विभाजन का समय कितना है? 24 घंटे, 24 आवर। जो मानव की कोशिका है उनमें जो विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होने में कितना समय लगता है? वो 24 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। अब जो एक और लाइन दिया गया है कि ईस्ट में, इसको जरूर ध्यान दें, जो ईस्ट है, ईस्ट में कितने लग रहे हैं? 90 मिनट। 90 मिनट ना। मानव के शरीर में 24 घंटे लग रहे हैं उस एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होने में, और ईस्ट की कोशिका में 90 मिनट लग रहे हैं एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होने में। चलो ठीक है, अब हम पर्टिकुलरली हम अपने शरीर की बात करेंगे। हम मानव हैं, हम मानव अपने अंदर की जो कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं उसकी बात करेंगे। ठीक, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उस तरह की कोशिकाएं हम की बात नहीं कर रहे हैं टाइप की, दो तरह की कोशिकाएं पाई जा रही हैं। विभाजन के माध्यम से देखते हैं तो हमारे शरीर में कितनी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला क्या होता है? दैहिक कोशिका। क्या होता है? दैहिक कोशिका यानी बॉडी, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या है? दैहिक कोशिका उसको बोलते हैं। और दूसरा कौन सी कोशिका है? दूसरा हमारा क्या है? जनन कोशिका। इतनी बात समझ में आई? चला आगे। अब जो ये दैहिक कोशिका होता है, इस कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। आगे चलेंगे तो इसके बारे में बात करेंगे, समसूत्री होता क्या है। आज का लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि समसूत्री के बारे में। अब दूसरी हम बात करेंगे कि जो जनन कोशिका होती है उस कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन में हम क्या पढ़ने वाले? कोशिका में क्या होता है? विभाजन। अब विभाजन कैसे पढ़ेंगे? अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कौन सी होती है? दैहिक कोशिका होती है, दूसरा क्या होती है? जनन कोशिका होती है। अब दैहिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। आज हम केवल बात करेंगे कि जो दैहिक कोशिका होती है उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। अब ये समसूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। समसूत्री विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। एनसीईआरटी के साथ लेकर चलना, ठीक, साथ लेकर चलना। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि दैहिक कोशिका पे पहुंचे थे ना, जो विभाजन था, विभाजन कितने, जो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं थी वो कोशिकाएं क्या करती थी? विभाजन करती थी। विभाजन अब करेगी, करने के बाद क्या करेगी? हम पर्टिकुलर अपने शरीर की बात कर रहे थे। तो हमारे शरीर में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती थी। पहले क्या पाई? दैहिक कोशिका पाई जाती, दूसरा जनन कोशिकाएं पाई जा रही थी। ठीक, और जो दैहिक कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन होगा? हम पर्टिकुलरली अभी किसकी बात करने वाले हैं? दैहिक कोशिका की बात करने वाले हैं। तो वो जो होता है दैहिक कोशिका में केवल उसमें कौन सी विभाजन होती है? समसूत्री विभाजन होती है। अब समसूत्री विभाजन होगी तो समसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होगी? दो चरणों में। पहला क्या होता है? पहला चरण क्या होता है? केंद्र विभाजन होता है। उसके बाद क्या विभाजन होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। पहले ये क्या है? मान लीजिए ये कोशिका है ना, इस कोशिका के अंदर क्या पाई जा रही थी? इस कोशिका के अंदर क्या पाई जा रही थी? केंद्र पाई जा रही थी। अब बताओ, अब विभाजन किसका करें? ये क्या है? कोशिका द्रव्य है और ये क्या है? केंद्र है। अब किसका विभाजन करें पहले? तो सबसे पहले किसका विभाजन होगा? इस केंद्र का विभाजन होगा। जैसे इस केंद्र का विभाजन होकर क्या हो जाएगा? केंद्र का विभाजन हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे? कोशिका द्रव्य का यहाँ से विभाजन कर देंगे। ठीक, वही बात ना। तो हम पहले किसका विभाजन करेंगे? केंद्र का विभाजन करेंगे। उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन करेंगे। जब हम केंद्र का विभाजन करेंगे तो उसमें दो चरण आते हैं। पहला क्या आती है? पहला जो होती है अंतरा अवस्था आती है। जो केंद्र का विभाजन जब करेंगे तो उसमें क्या आएगा? पहला अंतरा अवस्था आएगा, और दूसरे बात क्या आएगा? एम अवस्था आएगा। इस एम अवस्था को सूत्री विभाजन भी कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसे हम समसूत्री यानी माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस फेज कहते हैं एम अवस्था को। तो दो चरणों में होगा। अब हम केवल बात करेंगे किसकी? अंतरावस्था की। जो अंतरावस्था होता है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होगा? 3 चरणों में पूर्ण होगा। पहला क्या है? जीवन अवस्था, उसके बाद क्या है? एस अवस्था, उसके बाद G2 अवस्था। हम शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं जैसे ऊपर लिखे थे इसके पहले वाले स्लाइड में उसको लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब इसके बारे में इसकी थोड़ा डिटेल दिया गया एनसीईआरटी में, उसको हम यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम इसके बारे में एम अवस्था के बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे किससे?
इस कोशिका द्रव्य के विभाजन पे आ जाएंगे तो कोशिका द्रव्य का विभाजन के बारे में भी कुछ लिख लेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद ये समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम किसके आ जाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन पे। हम थोड़ा याद दिला देते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे समझ में आए। तो अर्धसूत्री जब विभाजन करेंगे उसमें भी एक अवस्था थी अंतराला अवस्था, और दूसरा अवस्था कहते हैं एम अवस्था। एम अवस्था मतलब मियोसिस अवस्था। ठीक, उस जो मियोसिस अवस्था होता है उसमें दो अवस्थाएं होती है। जो अर्धसूत्री होता है वो अर्धसूत्री दो चरणों में पूर्ण होती है। पहला क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। जो अंतराला अवस्था है ये एक ऐसी अवस्था है इसमें एक अवस्था नहीं पाई जाती। कौन सी, एस अवस्था नहीं पाई जाती। मियोसिस की एक खास बात है, मियोसिस फर्स्ट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि मियोसिस फर्स्ट में कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती। जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें अंतराला अवस्था पाई जाती है। उस अंतराला अवस्था में एस अवस्था नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें जो होता है डीएनए का द्विगुणन नहीं होता, इसलिए क्या होता है वो एस अवस्था नहीं पाई जाती है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। जाते जाते मैं आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में भी बताइएगा, ताकि अगर कुछ गलत वर्ड यूज हो गया हो तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकूँ। ठीक, तो नोट करिए पहला क्वेश्चन ये है कि कोशिका सिद्धांत में संशोधन किसने किया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी। तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्लाइडेन व स्वान के सिद्धांत को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। स्लाइडेन व स्वान की कोशिका सिद्धांत को स्वीकार क्यों नहीं किया गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में विभाजन कितने समय तक होता है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पृष्ठ की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का समय क्या होता है। छठा क्वेश्चन ये है कि अंतराला अवस्था में कौन सी अवस्था अनुपस्थित होती है। सातवां क्वेश्चन ये है कि जीवन कहाँ पाए जाते हैं। और आठवां क्वेश्चन ये है कि जो कोशिका मृत क्यों होती है। आखिर कोशिका में ऐसी क्या चीज नहीं पाई जाती जिसके कारण वो मृत होती है। नौवां क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। उपापचय क्रिया कहाँ होती है। और 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये 10 के 10 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन का जवाब लिखिए, अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में पूरा होती है। आप लोग से मिलकर अच्छा लगा और आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो में हमें बताइएगा कि हमने क्या गलत वर्ड बोला है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार जरूर करूँगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और नीट का एग्जाम क्लियर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।